वर्तमान में पिछड़ों की हितैषी कही जाने वाली भाजपा के अतीत के गर्त में कई बातें छुपी हुई हैं। एक ऐसा ही वाकया याद आता है जब उत्तर प्रदेश के एक पिछड़े वर्ग से आने वाले नेता को उच्च स्तरीय राजनीतिक साजिशों के तहत आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है। जो भाजपा के शीर्ष नेता जाने माने अटल, आडवाणी और मोदी से पहले हिंदू हृदय सम्राट कहलाए गए, जिन्होंने करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र राम मंदिर के लिए अपनी सत्ता और सियासत कुर्बान कर दी। उसके बावजूद भी उनका राजनीतिक सफर हाशिए पर चला गया या यूं कहें धकेल दिया गया। कल्याण सिंह का जन्म 6 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ। कल्याण सिंह बचपन से ही आरएसएस की शाखाओं में जाने लगे। कल्याण सिंह के राजनीतिक सफर की शुरुआत 1962 के विधानसभा चुनावों से होती है। पिछड़ी जाति से आने वाला लड़का जनसंघ से चुनाव लड़ता है, पर उसे अपने पहले ही चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन अपने मजबूत इरादों के साथ वो एक बार फिर 1967 में हुए विधानसभा के चुनावी मैदान में उतरकर कांग्रेस के प्रत्याशी को 4000 वोटों से पटकनी देता है और यहीं से शुरू होता है भाजपा के हिंदू हृदय सम्राट कल्याण सिंह का स्वर्णिम राजनीतिक इतिहास। इसके बाद वे अतरौली सीट से 8 बार विधायक बने। फिर साल आता है 1991। कल्याण सिंह की किस्मत ने करवट ली और उनकी पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में ताजपोशी हुई। लेकिन उनका मुख्यमंत्री का सफर मानो पल दो पल का रहा। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस की पूर्व संध्या पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद से वो इस्तीफा दे देते हैं। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। दूसरी बार भाजपा ने उन्हें हटा दिया। भाजपा और कल्याण सिंह के रिश्तों की खूब चली धूप छांव के साथ जानिए उनके जीवन के पूरे सफर को। का किसी रूप में कहीं कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई कमी नहीं। सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं। कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद और प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी रहे। अटल बिहारी वाजपेयी के रहते हुए ही भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार में उन्हें भावी प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जाने लगा। एनडीए के संयोजक रहे जॉर्ज फर्नांडिस ने यह बात कही थी कि कल्याण सिंह में धैर्य नहीं है, वरना अटल बिहारी वाजपेयी के बाद कल्याण सिंह ही भाजपा के भावी नेता होते। बात तो यह भी सही है कि कल्याण सिंह धैर्य नहीं रख पाए, लेकिन हमेशा ही सबके मन में एक प्रश्न जरूर आता रहा होगा कि क्या सारी कमी या गलती उन्हीं की थी। सवाल तो यह भी उठता है कि क्या कल्याण संघ परिवार और भाजपा की स्वर्ण वर्चस्व वाली राजनीति के शिकार हो गए। पिछड़े वर्ग की लोध जाति के कल्याण सिंह 90 के दशक में भारतीय जनता पार्टी के राम मंदिर आंदोलन के अगुवा भी रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम यादव जब 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में कार्य सेवकों पर गोलियां चलने का आदेश दे देते हैं, जिसके बाद समूचे सूबे की राजनीति गलियारे में उठापटक हो गई और कई कार्य सेवकों की मृत्यु हो जाती है। तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा की एक रणनीति के तहत प्रदेश में हिंदूवादी राजनीति करने वाले पिछड़े वर्ग के नेता कल्याण सिंह को सामने लाया जाता है, जिसका फायदा भाजपा को 1991 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलता है। कल्याण सिंह ने अपनी राजनीतिक जीवन में कई बड़े फैसले लिए, जिसके कारण ही उनकी छवि तेज तर्राट और धुरंधर नेता की बन पाई थी। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में नकल रोकने के कानून पर अमल करवा कर न केवल एक सख्त प्रशासन की छवि बनाई, बल्कि वह पिछड़े वर्ग के पक्ष में कई निर्णय लेने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर भी उभरे। दरअसल यही एक ऐसा पक्ष था जो कल्याण सिंह को आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री पद तक ले जा सकता था। उनका हिंदू हृदय सम्राट के साथ साथ पिछड़े वर्ग का होना उनकी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी का एक मजबूत स्तंभ था। उनके बावजूद कहीं न कहीं बात बिगड़ गई और इसकी वजह बना अड़ियल रवैया। उस वक्त तक भाजपा की केंद्र स्तर की राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गज अधिक सक्रिय नेताओं में शामिल थे। उस वक्त तक तो उन्हें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर दावेदार भी माना जाता रहा, लेकिन उच्च स्तरीय राजनीतिक साजिशों के कारण पहले लखनऊ और फिर दिल्ली में कल्याण सिंह का अपनी ही पार्टी के प्रभावशील स्वर्ण नेताओं के साथ टकराव शुरू हो जाता है। अब यह टकराव उस वक्त उत्तर प्रदेश के भीतर ब्राह्मण और बनियों की पार्टी माने जाने वाली भाजपा के कलराज मिश्रा, लालजी टंडन, राजनाथ सिंह के साथ हुए दिल्ली में बैठे अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी तक पहुंचाया गया। कल्याण सिंह ठीक उसी तरह जनसंघ के समय के जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर उभर कर सामने आए थे जैसे अटल और आडवाणी, और इसी नाते वो अपने आप को प्रदेश के अन्य नेताओं के मुकाबले वरिष्ठ और अनुभवी भी मानते थे। इसी कारण कई दफा पार्टी के प्रदेश स्तर के अन्य नेताओं के साथ उनका तालमेल भी नहीं बैठ पाता था। कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए लखनऊ में लालजी टंडन, कलराज मिश्र और राजनाथ सिंह लगातार उनके खिलाफ मोर्चाबंदी करके उन्हें पद से हटाने की जुगत में लगे रहते थे।
अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से लोकसभा का चुनाव लड़ा करते थे, इसीलिए यूपी के स्थानीय नेताओं से उनका अधिक लगाव होना भी स्वाभाविक था। उस वक्त लालजी टंडन अटल जी के अत्यधिक करीबी माने जाते थे। 1991 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा जब सत्ता में आई तब लालजी टंडन और कलराज मिश्र दोनों ही नेताओं के नाम मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार के तौर पर सामने आए। लेकिन उस वक्त केंद्र में बैठे विश्वनाथ प्रताप सिंह पिछड़ों को लामबंद करने के लिए मंडल कमीशन की राजनीति को मुख्य धारा में लेकर आए थे। उस वक्त भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव के.एन. गोविंदाचार्य, जो भाजपा में सोशल इंजीनियरिंग के पक्षधर हुआ करते थे, उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी को उस वक्त के लिए राजी कर लिए कि मंडल की राजनीति के दौर में कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाना भाजपा के लिए भविष्य में लाभदायक होगा। इसका सीधा फायदा कल्याण सिंह को मिला और उनके हाथ में सत्ता सौंप दी जाती है। लेकिन आडवाणी के इस फैसले से लालजी टंडन, कलराज मिश्र और त्रिपाठी जैसे नेता काफी हद तक नाराज थे। इन सभी नेताओं का मानना था कि कल्याण सिंह स्वर्ण विरोधी मानसिकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं और फिर देखते ही देखते एक दूसरे नेताओं के खिलाफ मीडिया में खुलकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। साल 1992 अयोध्या आंदोलन अपने चरम पर पहुंच चुका था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस बेहद सक्रिय, तो वहीं विश्व हिंदू परिषद के भी तेवर काफी गर्म हो चुके थे। और फिर आता है 6 दिसंबर, हिंदुस्तान में राजनीति की दिशा बदल देने वाला वो दिन जब बाबरी ढांचे का विध्वंस हुआ। तब तत्कालीन केंद्र की नरसिंह राव सरकार ने उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी कल्याण सिंह को दोषी मानते हुए दिन भर कोर्ट में रहने की सजा सुनाई। हालांकि कल्याण सिंह अब सूबे के मुखिया की कुर्सी खो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद वो हिंदुत्व की लहर में सवार होकर देश भर के कोने कोने में बैठे संघ और भाजपा कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय हो गए। बाबरी विध्वंस और सूबे की सत्ता हाथ से जाने के बाद नए हिंदू हृदय सम्राट बने कल्याण सिंह को पूरा भरोसा था कि चुनाव के बाद वो एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। 1993 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कल्याण सिंह के पोस्टर के साथ जो कहा सो किया के नारों के साथ चुनाव लड़ा। लेकिन यहाँ इस चुनाव में जातिगत ध्रुवीकरण हिंदुत्व पर भारी पड़ गया। भाजपा के वोट तो बढ़े पर सीटें घट गई। भाजपा सत्ता से बाहर ही रही। साल 1996 में फिर से हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन इस बार भी किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। इसी दौरान भाजपा हाईकमान ने बसपा के नेताओं के साथ गठबंधन के लिए बातचीत शुरू कर दी। ठीक 4 महीने काफी खींचतान के बाद प्रदेश में मायावती की बसपा और भाजपा की गठबंधन वाली सरकार का नया स्वरूप सामने आता है। भाजपा और बसपा ने एक ऐसा गठजोड़ किया जिसकी हिंदुस्तान के इतिहास में पहले कोई मिसाल नहीं थी। गठबंधन के वक्त किए गए वादों के मुताबिक बसपा से मायावती ने 21 मार्च 1997 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेती हैं। तय फॉर्मूले के अनुसार 21 सितंबर को पद छोड़कर कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए था, लेकिन मायावती को अपने किए हुए वादे से मुकर गई और भाजपा से अपनी समर्थन वापसी की घोषणा कर दी। मायावती के इस रवैये से नाराज कल्याण सिंह ने उन्हें सबक सिखाने के लिए बहुजन समाज पार्टी तोड़ दी। 90 के आखिरी दशक में केंद्र की राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री बनाने के लिए विभिन्न दलों को साथ में लेने के लिए जुटे हुए थे। जब 1998 में अटल जी प्रधानमंत्री बनते हैं और वही होता है जिसका डर था। लगभग 13 महीने बाद भी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के समय उनकी सरकार एक वोट से गिर गई। काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी के समर्थन का वादा किया था, लेकिन कल्याण सिंह के बसपा तोड़ने के निर्णय से नाराज होकर उन्होंने अटल जी की सरकार को समर्थन दिया और फिर यहीं से अटल बिहारी वाजपेयी और कल्याण सिंह के बीच राजनीतिक टकराव की शुरुआत हो गई। बदलते वक्त के साथ अब सूबे के बड़े नेताओं के बीच दूरियां भी बढ़ती जा रही थी। कल्याण सिंह और लालजी टंडन, कलराज मिश्र के बीच विरोध की रेखाएं खींच चुकी थी। इन दोनों से ब्राह्मण यानी स्वर्ण नेताओं के वार से बचने के लिए कल्याण सिंह ने राज्य के तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह को अपना ढाल बनाकर उनसे हाथ मिला लिया। इन दोनों ही नेताओं की जोड़ी बनाने के बाद प्रदेश में पिछड़े ठाकुरों का गठजोड़ सामने आया और भाजपा में ही 2 गुट हो गए। एक तरफ बनिया और ब्राह्मण तो दूसरी तरफ पिछड़े और ठाकुर। कल्याण सिंह की शुरुआत से ही चालाक और धुरंधर नेताओं की श्रेणी में आने की गिनती थी। राजनाथ सिंह से हाथ मिलाने का फायदा भी उन्हें त्वरित रूप से ले लिया। इसी कारण कल्याण सिंह की सरकार अक्टूबर और फरवरी 98 में बहुमत प्रस्ताव जीतने में कामयाब हो गई, लेकिन यह गठजोड़ भी ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। उधर राजनाथ सिंह के भीतर पहले से ही मुख्यमंत्री पद के लिए पनप रही महत्वाकांक्षा को हवा मिलने लगी। राजनाथ सिंह किस बात को आप बैठे कि लाल की पेट जनरेटर बिहारी वाजपेयी के करीबी सूची में शामिल राजनाथ सिंह ने यहाँ बगैर वक्त जाया कि लालजी टंडन से हाथ मिला लिया।
दूसरी तरफ कल्याण सिंह भी राजनाथ के पर कतरने की योजना बना चुके थे। इसी योजना के तहत लखनऊ में एक बड़ा क्षत्रिय सम्मेलन आयोजित करवाया गया, लेकिन इस आयोजन में राजनाथ सिंह को निमंत्रण नहीं दिया गया। राजनाथ इस बात को समझ चुके थे कि कल्याण सिंह उन्हें पीछे करने के लिए साम दाम दंड भेद सारे हथकंडे अपनाने के पीछे नहीं हटेंगे और यह महासम्मेलन भी उसी साजिश का हिस्सा है। राजनाथ ने बिना मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को जातिवाद से सम्मेलन में शामिल होने से परहेज करना चाहिए। अब लखनऊ में भाजपा के नेताओं के बीच तलवारें खिंच चुकी थी। इसमें स्वर्ण बनाम पिछड़ों की लड़ाई की संज्ञा दी गई। कल्याण सिंह लगातार यह मानते रहे कि दिल्ली से अटल बिहारी वाजपेयी उन्हें हटाने की मुहिम को समर्थन दे रहे हैं और इस बात को बल तब मिला जब कल्याण सिंह की करीबी लखनऊ के एक पार्षद कुसुमलता राय ने एक अखबार को दिए हुए इंटरव्यू में खुलकर कह दिया कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की शह पर प्रदेश में कुछ भाजपा नेता कल्याण सिंह की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। देश में एक बार फिर लोकसभा के चुनाव हुए। कल्याण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच झगड़े की अटकलों को खुलकर सामने आने का मौका भी मिल गया। कल्याण सिंह ने लखनऊ में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे कि पत्रकारों द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी के फिर से प्रधानमंत्री बनाने पर सवाल किया जाता है। तब कल्याण सिंह ने कहा कि मैं भी चाहता हूं कि अटल बिहारी फिर से प्रधानमंत्री बने, लेकिन इसके पहले सांसद जिताने होते हैं। चुनाव नहीं जीत पाए तो प्रधानमंत्री कैसे बन पाएंगे। उधर वोटिंग के ठीक एक दिन पहले कल्याण सिंह ने प्रदेश के सभी बड़े अधिकारियों की बैठक लेकर कहा था कि चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद लखनऊ में मतदान के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल और सेना मौजूद रही। अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव तो जीत गए, लेकिन इस बार 70,000 वोट कम मिले। अब सूबे में यह बात हवा की तरह फैलने लगी कि कल्याण सिंह की नाराजगी के कारण ही यह परिणाम माना गया है कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए की मदद से 10 अक्टूबर 1999 को एक बार फिर प्रधानमंत्री बन गए। 12 नवंबर का वह दिन आखिरी चल रहा ही था कि जिसने कल्याण सिंह की सक्रिय राजनीति पर पूर्ण विराम लगा दिया। 12 नवंबर को अटल जी ने कल्याण सिंह से इस्तीफा ले लिया और 77 वर्षीय राम प्रकाश गुप्ता को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। इन सबसे नाराज कल्याण सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर अपनी पीड़ा व्यक्त कर दी। उन्होंने मीडिया को कहा, मैंने इस्तीफा देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अटल जी में हिम्मत नहीं थी कि मुझे हरा पाते। अटल बिहारी वाजपेयी एक साजिशकर्ता और ब्राह्मणवादी नेता है। वह पिछड़े मुख्यमंत्री को सहन ही नहीं कर सके। अटल जी अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए राम मंदिर आंदोलन को भी छोड़ने और भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने का काम कर रहे हैं। कल्याण सिंह के इस बयान को भारतीय जनता पार्टी की अनुशासनहीनता मानकर तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे ने उनके नाम पर आनन फानन में कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। इस नोटिस के बावजूद कल्याण सिंह के तेवर नरम नहीं पड़े। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ बयानबाजी जारी रखी, जिसके परिणाम स्वरूप कुशाभाऊ ठाकरे ने उन्हें 6 वर्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर दिया। अड़ियल और बचपन से ही राजनीतिक हुनर के साथ काम करने वाले कल्याण सिंह से शांत कैसे बैठा जाता। उन्होंने खुद के दम पर साल 2002 में राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई और चुनाव लड़ा, लेकिन तब उनकी पार्टी केवल 4 सीटें ही मिल सकी। इसके बाद 2004 में आरएसएस के दबाव में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार फिर कल्याण सिंह को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। 2007 के विधानसभा चुनाव में उन्हें प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके चुनाव भी लड़ा गया, लेकिन इसके बाद कल्याण सिंह की न तो वह राजनीति पकड़ रही और न ही प्रदेश के हिंदुवादी वोटों पर उनका कोई असर। अपनी राजनीतिक असफलता से परेशान होकर के कल्याण सिंह ने 2009 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया और जन क्रांति पार्टी बना मुलायम सिंह को साथ में लेकर सामने आए। अपने ये दुर्विरोधी को साथ में लाना से न जनता का सहयोग मिला और न ही असहयोग। कार्यकर्ताओं का आखिरकार यह साझेदारी टूट गई। इसके बाद कल्याण सिंह और समाजवादी पार्टी के बीच में टकराव चलता रहा। कल्याण सिंह, जो एक समय में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री पद के दावेदार समझे रहे थे, वह अब थक हार कर घर। फिर साल आता है 2014। देश में एक बदलाव की लहर बनती गई। एक नई राजनीति की लहर बहती है और उस लहर का चेहरा बनते हैं भाजपा के नए हिंदू हृदय सम्राट, पिछड़े वर्ग से आने वाले गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। एक बेहतर वक्ता, अच्छे राजनीतिक और जाति समीकरण को बैठाने में माहिर नेता माने गए। बस इसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार घोषित हुए, तब उन्होंने उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर कल्याण सिंह को पार्टी में लाने की कोशिशें तेज कर दी। उन्होंने ही कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह को एटा लोकसभा सीट से पार्टी का टिकट दिया और नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कल्याण सिंह के उत्तर प्रदेश के जिलेवार जातिगत समीकरणों पर विस्तार से बातचीत की। कल्याण सिंह के अनुभवों के आधार पर पिछड़ों को लामबंद किया।
जैसे ही नरेंद्र मोदी चुनाव जीते, उन्होंने कल्याण सिंह को तोहफे के तौर पर राजस्थान का राज्यपाल बना दिया। नरेंद्र मोदी जानते थे कि उन्होंने बहुत पहले कल्याण सिंह के पिछड़े वर्ग से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के सशक्त दावेदार थे। वह नहीं बन पाए, लेकिन मोदी इसी पिछड़े वर्ग के कार्ड को खेल करके प्रधानमंत्री बन गए। लिहाजा नरेंद्र मोदी कल्याण सिंह को आखिरी समय तक सम्मान देते हैं। कल्याण सिंह लखनऊ के एक अस्पताल में निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद एक बार फिर उनकी राजनीतिक, उनके साथ हुए अन्याय, इन सब पर चर्चाएं छिड़ गई हैं। इस तथ्य को एक बार फिर उभर कर आने का मौका मिला है। अगर अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी और उनका वरद हस्त प्राप्त लखनऊ और दिल्ली के स्वर्ण नेता लगातार साजिशें नहीं करते, तो कल्याण सिंह न केवल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते, बल्कि अटल जी के बाद पार्टी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी होते। यही कल्याण सिंह की राजनीति का अंत होता है और पंचतत्व में विलीन होते ही ऐसे और भी कई राजनीति से जुड़े अनसुने और मजेदार किस्सों को जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए।